Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, next chapter actually this time. For the last lecture और last class में हमने structure of atom जो chapter था उसको complete कर लिया है और इसके बाद में देखिए हमें जो next important chapter है जिसको हम बोलते हैं classification of elements and periodicity, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आज से। तो इससे पहले के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और रिवीजन के लिए भी आई बटन पे आप क्लिक करके पुराने चैप्टर्स को रिवीजन के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करने से पहले या इस क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट होता क्या है। वैसे तो आप लोग क्लास 11th में है, आप लोगों ने क्लास 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि एलिमेंट क्या होता है। फिर भी जस्ट क्विक एक रिकैप कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। देखिए कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही जैसे एटम्स से मिलकर बना होता है, ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, करेक्ट, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो हमें मालूम है बहुत सारे एग्जांपल्स, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक मैंने बोल दी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 30 ही एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप बात करें इस समय की 1800 की, यानी कि 1800 AD की अगर आप बात करते हैं तो उस समय पर हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे, करेक्ट, यानी कि उस समय पर हमें 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मीन्स जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनका जो डिस्कवरी है वो भी इंक्रीज हुआ और 1865 में ये जो नंबर था ये डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। फिर और अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की बात करें, अगर 2020 की बात करें तो 2020 में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने आपको 30 नाम बताएं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर नीट और जेई और अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर केमिस्ट्री एक पार्ट होता है आपके सिलेबस का, ठीक है, एग्जाम के सिलेबस का, तो उन लोगों के लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको लर्न करना, उनको बाय हार्ट याद रखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको कंटिन्यूसली याद रहे ना रहे, मीन्स इन ऑर्डर और इन सीक्वेंस याद रहे ना रहे, लेकिन आपको कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाय द टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो है कैसे पीरियड्स पे होते हैं, कैसे ग्रुप्स होते हैं, कैसे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को याद रखना है, कैसे पीरियड्स में एलिमेंट्स को याद रखना है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। सो बी कनेक्टेड विद दिस, ओके। चलिए, तो बात आती है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इतने सारे एलिमेंट्स को हमें स्टडी भी करना होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एक को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि दिस एलिमेंट इज़ लेस इम्पोर्टेंट। तो अगर सभी एलिमेंट्स का स्टडी करना है तो एक ही बार में सभी एलिमेंट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन के मेथड्स अप्लाई किए, मतलब उन एलिमेंट्स को क्या हुआ एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना हमने शुरू किया। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारा यही कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है।
तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको शॉप से सौंप खरीदना है, साबुन सौंप, और इसके लिए मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक शॉप ए और एक शॉप बी, ठीक है। आप शॉप ए पे जाते हैं और जो शॉपकीपर है उनसे बोलते हैं कि मुझे लाइफबॉय ब्रांड चाहिए, साबुन का जो नहाने का जो मेरा फेवरेट ब्रांड है लाइफबॉय साबुन चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो शॉपकीपर है, अब देखिए उस शॉप की हालत कैसी है, उस शॉप के अंदर जितना भी जो स्टफ़ है, इसका जो आइटम्स जितने भी जो रखे हुए हैं, ग्रोसरी का जो आइटम्स है वो सब इधर उधर रखा हुआ, हियर एंड देयर, मीन्स नथिंग इज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे और नथिंग इज अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। आपने लाइफबॉय साबुन के लिए बोला उसको, अब शॉपकीपर जाएगा, कभी इस कॉर्नर में ढूंढेगा, कभी उस कॉर्नर में ढूंढेगा, कभी इस कॉर्नर में ढूंढेगा, बट उसको टाइम लगेगा, इट विल टेक टू मच टाइम टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, आप एक पर्टिकुलर दूसरा शॉप है, शॉप बी, उसमें गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे लाइफबॉय साबुन चाहिए नहाने के लिए, ठीक है। तो उस शॉप की सिचुएशन या उस शॉप की कंडीशन देखिए, वहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम जो है शॉप का वो अरेंज्ड है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको शॉप मिलेंगे, वॉशिंग शॉप, बाथिंग शॉप और शैम्पूज और डिक्शनरी और जो भी स्टेशनरी है या जो भी चीज़ आपको लेनी है या उस शॉप में प्रेजेंट जितने भी जो आइटम्स हैं, ऑल दीज आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे, ओके। तो उसमें क्या होगा, शॉपकीपर को आपने बोला, शॉपकीपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि उसको पता है कि द आइटम विच द कस्टमर इज आस्किंग कौन सी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीधा जाएगा, लेके आएगा आइटम और तुरंत डिलीवरी हो जाएगी। तो उसमें टाइम कम लगा, केस ए में टाइम कम ज़्यादा लगा, इसमें टाइम कम लगा। केस ए में आपको 2-3 जगह पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है। केस बी में आपको तुरंत मिल जाएगा। तो केस ए में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इधर आपको केस बी में कम हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर आपका इसका आंसर पूछा जाए, इतने सारे एलिमेंट्स है, उनका एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम उनको कर देते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई का मीनिंग होता है कि उनका ग्रुपिंग करना। अब ग्रुपिंग करने के लिए कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए कि भाई जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने को तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये हमारा टाइम बचाता है, तो इससे क्या होता है, हमें कम टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, लेस टाइम कंज्यूमिंग। और इसके अलावा हमारा लेबर भी बचाता है, तो लेबर इफ़ेक्टिव होता है ये कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेबर इफ़ेक्टिव है, इतनी ज़्यादा हमें हार्ड वर्क नहीं करनी पड़ेगी। और ये एक टाइप का सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। तो ये भी हमें क्या करता है, इस चीज़ से बचाता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन का पर्पस, या क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं उसका आंसर है ये, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हो गई बात इसकी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन था, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ऐसा कौन था जिसने इतना कुछ सोचा और जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो इस टॉपिक का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस आपको एक जनरल कॉमन एक आइडिया होना चाहिए कि यस हु स्टार्टेड दिस, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हम ग्रुप्स की बात करेंगे, जिसके हम पीरियड्स की बात करेंगे, और कभी कभी हम सीरीज वर्ड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो स्टार्ट करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है आपके सबसे पहले जॉन डॉबेराइनर। जॉन डॉबेराइनर एक जर्मन केमिस्ट कह सकते हैं आप, जर्मन केमिस्ट थे, और इन्होंने 1800 में जर्मन केमिस्ट जॉहन डॉबेराइनर ने 1800 के अंदर एक
ऑब्जर्वेशन देखा उसने, एक ऑब्जर्व किया उसने क्या कि उसने कुछ एलिमेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेंड की बात की और उसने क्या बताया कि अगर इन एलिमेंट्स में जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट है उसके पास, तो उसने क्या बताया कि अगर इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो सेकंड एलिमेंट है उस सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट में और ये है थर्ड एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास है 3 यूनिट में, तो सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और 3 के सम के हाफ के इक्वल होता है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, इस 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने ट्रायड नाम दिया। क्या नाम दिया? ट्रायड नाम दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो इसका क्लासिफिकेशन था, इनका जो क्लासिफिकेशन था ये पॉसिबल ही नहीं था सभी एलिमेंट्स में अप्लाई करना, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये कुछ ही एलिमेंट्स में पॉसिबल था। इसलिए ये जो थियरी था इसका, या जो जोहन डॉबेराइनर का जो कॉन्सेप्ट था जिसको हम ट्राइड्स बोलते हैं, ये फेल हो गया। करेक्ट। फिर भी हमारे लिए इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा वो, ठीक है, और फिर पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा डॉबेराइनर के अकॉर्डिंग एक ट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 एलिमेंट्स का एक और ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, बस इतना सा कि ये 3 का ग्रुप है, ये एक ट्राइड है, दूसरा ये ट्राइड है और तीसरा ये ट्राइड है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डॉबेराइनर के ट्राइड का इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल कीप इट इन योर माइंड। चलिए, इसके बाद में तो ये तो पता चल गया कि ये जो है गलत था। गलत का मतलब कि सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि इसको हम पूरे अभी एट प्रेजेंट जो 118 एलिमेंट्स है उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट वाज डिसमिस्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस था। ओके, संयोग से ऐसा उनको मिल गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद में आता है एक और फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जियोलॉजिस्ट क्या होता है? व्हाट इज ए जियोलॉजिस्ट? चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है। इसका आंसर आप लोग को इसमें यूट्यूब का जो चैट बॉक्स है या कमेंट सेक्शन है उसमें बताइए कि जियोलॉजिस्ट क्या होता है। अब ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था और उनका नाम बड़ा अजीब है, ABD चांकोइरुटॉइस, जो भी आप बोलना चाहे। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एक सिलिंड्रिकल टेबल बनाया। सिलिंड्रिकल टेबल बनाने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये जो आपका चौक पीस है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर भी जो है साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये भी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया हिस्ट्री में। फिर इसके बाद में जो आता है यस, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है उनका नाम है जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, JAN, जान वाला जान नहीं है ये। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया, जॉन अलेक्जेंडर ने 1865 में क्या बताया कि उन्होंने एक लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव? ऑक्टेव का मतलब होता है 8, 8, ठीक है। ऑक्टेव हिंदी में बोलते हैं अष्टक, ठीक है, अष्टक का नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इन्होंने अष्टक का नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। अब उसने क्या किया कि जितने भी उस समय के जो एलिमेंट्स थे, उस समय के एलिमेंट्स, उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उसमें अरेंज किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो है, उनके जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। सेम ऐसा ही ऑब्जर्वेशन जो है वो म्यूज़िक में, नोट्स में भी होता है। अगर आप लोगों को म्यूजिक नोट्स का नॉलेज हो तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से लास्ट में आता है सा। ये हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से ये आ गया 8, यानी 1 और 8 जो है वो सेम पोजीशन पे आता है। या ऐसा ही सेम जो है वो आपके, ये तो है इंडियन म्यूजिक में, जो हमारा इंडिया का जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें हम सारे गामा पा धा नी सा बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश, अंग्रेज जो होते हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनका अलग होता है थोड़ा सा, वो कुछ अलग टाइप का है, तो वो मुझे याद नहीं है। आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अब इनकी बात हमने कर ली, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि इनका जो ये क्लासिफिकेशन था, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ, दैट इज़ वाई इट वाज डिस्कार्डेड। तो इसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। चलिए, अंग्रेज थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो इसलिए इंग्लिश उस ज़माने में 1865 में पूरे दुनिया में अंग्रेज़ों का, मीन्स ब्रिटिशर्स का राज था। दे वर रूलिंग द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई। तो उनकी बात को अच्छे से सुना जाता था, उनकी बात के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो ठीक है, इन्होंने काम किया तो इनको एक प्राइज़ या एक मेडल मिलता है जिसको हम बोलते हैं डेवी मेडल या डेवी प्राइज़, डेवी मेडल या डेवी प्राइज़, ठीक है। और ये सोसाइटी लंदन की है, एक रॉयल सोसाइटी, जिसके लिए बोला जाता है कि रॉयल सोसाइटी का मेंबर होना, टू बी कम ए मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, हर साइंटिस्ट का एक सपना होता है। इट इज़ अ ड्रीम फॉर ऑल द साइंटिस्ट्स to become a member of Royal Society London. So he was also the member. He was also a member after getting a Davy medal. ठीक है, चलिए इसके बाद में इसको कंप्लीट किया गया, यानी कि ये हो गया ख़त्म। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट दो साइंटिस्ट आते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक का नाम है दिमित्री मेंडेलीव, और दूसरे जो है उनका नाम है लोथर मेयर। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, स्पेलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना आप। मेंडेलीव ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशिया के थे, और ये जो है लोथर मेयर जो हैं ये जर्मन के थे, यानी कि जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम किया, ठीक है। दोनों का टाइम ऑलमोस्ट बीच का सा था, इक्वल सा था। तो इन्होंने दोनों ने अलग अलग काम किया, और दोनों ने ही 1869 में एक अरेंजमेंट या बोल सकते हैं एलिमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट किया, प्रपोज किया, ठीक है। और उसका जो बेसिस था वो था एटॉमिक वेट। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मेंडेलीव या
लॉथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस क्या था? सो द आंसर इज एटॉमिक वेट, ठीक है। और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और लॉथर मेयर जो था उसने क्या किया? एक एक्स्ट्रा काम और किया, उसने कुछ ग्राफ प्लॉट भी किए और ये ग्राफ प्लॉट जो है वो एटॉमिक वेट वर्सेस जैसे एटॉमिक वॉल्यूम लिया या मेल्टिंग पॉइंट लिया या बॉइलिंग पॉइंट लिया, और इसको किसके साथ में अरेंज किया उसने? एटॉमिक वेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये काम किया इन्होंने, लॉथर मेयर ने। अब देखिए दोनों ने ही काम किया, ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि लॉथर मेयर वो अपने जो उसका काम था उसको उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया। मीन्स लॉथर मेयर कुड नॉट गेट हिज वर्क पब्लिश्ड, ओके। बट जो डेमेत्री मेंडलीव जो थे उन्होंने जो था अपना जो वर्क था उसको पब्लिश कराया। दैट इज वाई जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? आपके मेंडलीव को, ठीक है। और मेंडलीव ने 1905 एडी में अपना जो वर्क था, जो भी उन्होंने किया, उसको पब्लिश कराया, ठीक है। और इनका 1905 ये एक इम्पोर्टेंट ईयर है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया के, यानी कि जो भारत देश है उसकी हिस्ट्री में 1905 ईयर जो है उसका एक स्पेशल वो है डेट, ईयर है ये। तो देखते हैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज है। तो कौन बता पाता है हिस्ट्री के बारे में कि ये जो 1905 ईयर है इसका हमारे इंडिया के हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन बताता है। 1905 में डी मेंडलीव, दैट इज दमित्री मेंडलीव ने जो है अपना एक स्टेटमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और इस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया? स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द पीरियोडिक लॉ प्रेजेंटेड और प्रपोज्ड बाय मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी जैसे जैसे एटॉमिक वेट में चेंज होता है तो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लेना है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लेना है, तो उनमें चेंज होता है, ऐसा मेंडलीव ने बताया, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया? जितने भी जो उस समय के एलिमेंट्स थे उनको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज में और कुछ वर्टिकल रोज में अरेंज किया, एक टेबल की फॉर्म में, और इसका बेसिस यही था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। आफ्टर दिस ये जो मेंडलीव का जो वर्क था दैट वाज मोर एलाबोरेट। अब यहाँ एलाबोरेट का मीनिंग क्या होगा? दिस वाज मोर डिटेल्ड, ओके। अगर हम कंपैरिजन करते हैं लॉथर मेयर के वर्क से, तो लॉथर मेयर का जो वर्क था वो थोड़ा सा ब्रीफ था, और जो मेंडलीव जो है उन्होंने अपना जो वर्क था उसको ज़्यादा एलाबोरेट करके बताया, ठीक है। ये था इसका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेंडलीव ने जब पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो उसने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा। उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो उस का जो क्लासिफिकेशन था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग वे में, उस जगह पे वो फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो उसने क्या किया? ऐसे एलिमेंट्स को उसने छोड़ दिया, ऐसे एलिमेंट्स के लिए उसने
छोड़ दिया और ये कहा कि हो सकता है उनका जो एटॉमिक वेट है उसका जो मेजरमेंट हुआ उसमें कोई मिस्टेक, कोई एरर रहा होगा और उस एरर की वजह से उसको राइट डेटा नहीं मिला और दैट इज़ वाई उसने उसको इग्नोर कर दिया, उस समय उसने इग्नोर कर दिया उसको, ठीक है। और इस वजह से क्या हो गया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी उसने साथ साथ रख दिया। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आयोडीन की बात करते हैं टेलुरियम के साथ में, आयोडीन का सिंबल आई और टेलुरियम एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, Tl। तो इसको उन्होंने क्या किया, दोनों को साथ साथ में रख दिया। अब देखिए आयोडीन के साथ में आयोडीन का एटॉमिक वेट कम होता है, टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो ये एक उनका मिस्टेक था, गलती था, बिकॉज ऑफ कुछ ऑब्जर्वेशन की वजह से ऐसा उन्होंने किया। लेकिन अगर उसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो और दूसरे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उसने क्या प्रेडिक्ट किया कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए जिसका प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके बारे में उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, ओके, दैट टाइम दीज एलिमेंट्स वर अनडिस्कवर्ड, और ऐसे एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने एक फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग का मतलब पहले से ही उन्होंने बता दिया कि यस ऐसा कोई एलिमेंट है और इसका अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर इट विल बी डिस्कवर्ड, ओके। तो ये एक उनका अच्छा था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का एक नंबर है, एलिमेंट है एल्यूमिनियम, और उसके बाद में आता है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट्स था उसके लिए उनको पता नहीं था, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो नीचे अभी एट प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल में है तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये Ga है, Ga मतलब गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट है उसका है Ge, दैट इज जर्मेनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट्स थे ये उस समय पर डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। साथ साथ में उन्होंने इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बता दी, इनकी कुछ जो वैल्यूज़ होती है, कुछ फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी कुछ वैल्यूज़ भी बताई, ठीक है। आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल 3.3, देखिए आपकी बुक के अंदर टेबल 3.3। इस टेबल 3.3 में आप देख सकते हैं कि अच्छा ये जो एलिमेंट था उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया। क्या नाम दिया गया? ये तो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, गैलियम और जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद में आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया एका एल्यूमिनियम, ओके। सिलिकॉन के बाद वाले एलिमेंट को नाम दिया गया एका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, किसने? मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा उन्होंने बताया। अब ये जो एलिमेंट्स थे जो उस समय अनडिस्कवर्ड थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि एका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो 68 होगा, ऐसा उन्होंने बताया, या उन्होंने कैलकुलेट करके बताया या प्रेडिक्ट किया। और रियल में जब इस गैलियम का डिस्कवरी हुआ तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो 70 मिला, जो कि 68 के ऑलमोस्ट इक्वली मान सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में भी देखिए कितना क्लोजनेस उन्होंने बताया। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उन्होंने सिर्फ बोला कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब लो का मीनिंग क्या होता है? हमें पता है कि 273 केल्विन जो है वो होता है 0 डिग्री C के इक्वल, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसका यानी कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 302 पॉइंट समथिंग है, उसको आप केल्विन कन्वर्ट कर लेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में कितना बन जाएगा? यहाँ से देखिए 27 और ये 29 डिग्री C।
तो उन्होंने क्या कहा कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, और हमें भी पता है कि केल्विन में 302 जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर माना जाता है। फिर इसके अलावा उन्होंने उसका जो एलिमेंट का ऑक्साइड था उसके बारे में बताया कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो E2O3 टाइप का होगा, और हमें पता है कि गैलियम का जो फॉर्मूला, गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो Ga2O3 होता है। ये भी सिमिलरिटी, यानी कि ये भी उन्होंने सही फोरकास्टिंग किया। और फिर इसके बाद में फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड की बात करें तो ECl3 बताया उन्होंने। E क्या है, उस एलिमेंट के लिए एक सिंबल हमने यूज़ किया E। अगर ये Ga है एलिमेंट, गैलियम है, तो GaCl3 हो जाएगा, GaCl3। और अगर ये जर्मेनियम है तो इसके लिए GeCl4 बताया। ठीक है, तो ये उनका एक प्रेडिक्शन था जो कि सही था। चलिए, अब इसके बाद में मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक पिक्चर दिया हुआ है पीरियोडिक स्कीम का आपकी बुक के अंदर, आप देख सकते हैं उसने अपने पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से अरेंज किया। तो ये आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको नहीं रटना है कि इसमें क्या है कैसे है, बस आपको इतना याद रखना है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्टिकल कॉलम्स थे, ओके, और उसमें कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे। और एक चीज़ और, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पीरियड वर्ड का यूज़ नहीं किया था, उसने जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको सीरीज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सीरीज। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीरीज, SERIES, सीरीज का मीनिंग क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सीरीज क्या होता है, या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी होंगे, यानी कि कुछ कमियाँ होगी, कुछ अच्छी बातें भी होगी। कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी यही थी कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अपने ही बनाए गए लॉ, जो पीरियोडिक लॉ उन्होंने दिया उसको फॉलो नहीं किया। करेक्ट, उसने कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट कम था उनको ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले रख दिया, तो ये एक उनका मिस्टेक था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स में ये ऐसा एनोमली उन्होंने किया। दूसरा, मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में ये देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मेंडलीव ने उस समय पर कुछ एलिमेंट्स की फोरकास्टिंग की थी। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे ये उन्होंने फोरकास्टिंग के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि गैलियम की बात कर सकते हैं, जर्मेनियम की बात कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी बात उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न टेबल है और बाकी जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट चीज़ें, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये है आज के लिए एंड ऑफ द क्लास। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।